Hello, good morning, dear students. So, today we are going to talk about isoelectronic ion and species, and along with that, we shall be talking about ionization enthalpy. तो दो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे. तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है. हम पढ़ेंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ, हम पढ़ेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की इंट्रोडक्शन. तो ये दो टॉपिक्स हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. तो पहला टॉपिक जो हम अब पढ़ेंगे दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस और स्पीशीज. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो ये ऐसे आयंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है पर प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट हो सकता है. तो ऐसे स्पीशीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं. तो इनमें इलेक्ट्रॉन, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है पर प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट होता है, या एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है पर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है. दे आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. एग्जाम्पल नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन. तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7. अब इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो क्या करना होता है? अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे एटॉमिक नंबर में प्लस कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन का नंबर निकल आएगा. 7 + 3 कितना हो गया बच्चा? 10. तो इसका मतलब कि नाइट्राइड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो नाइट्राइड में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. आगे हम ऑक्साइड पे आ जाते हैं. इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है. 8 + 2 नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देना है. 8 + 2 तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है. 9 + 1 कितना हो गया? 10. अगर किसी स्पीशीज के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसको कोई प्लस माइनस नहीं करना. तो इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे प्लस करना है, नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है, ठीक है. नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है. और अगर स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस करना है. जैसे सोडियम कैटायन में इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके ऊपर चार्ज जो है 1+ है. 11 - 1 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो आपने इसके एटॉमिक नंबर में से 2 को माइनस कर देना है. तो 12 - 2 कितना हो गया? 10 हो गया. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो एल्यूमिनियम कैटायन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 13 - 3 जो है इसके इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया? 10 हो गया. तो ये सारे जो हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की एग्जाम्पल हैं. सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी कि प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट है, लेकिन सबके इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो सेम है. तो ऐसे स्पीशीज जिनमें एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट होता है पर इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो सेम होता है, इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं. अब हमने इनके साइजेस को कंपेयर करना है. तो साइज को कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, Z/E रेशो कंपेयर करनी है. Z एटॉमिक नंबर होता है और E इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है. तो इसमें हमने बताना है कि Z/E रेशो जितनी छोटी होगी साइज उतना लार्जर होगा. तो हमने जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको
पीछे एग्जाम्पल में दिए थे सबकी Z/E रेशो को कंपेयर किया गया। Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो लेते हैं नाइट्राइड आयन, इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो 7/10, तो इसकी Z/E रेशो कितनी आ गई 0.7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ये 8 हो गया एटॉमिक नंबर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है, 8/10, तो इसकी Z/E रेशो कितनी आ गई 0.8। फुलरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसके इलेक्ट्रॉन 10 हैं फ्लोराइड के, 9/10, तो इसकी Z/E रेशो कितनी आ गई 0.9। ठीक है, तो ऐसे ही सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और ये कैटायन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है। आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको एटॉमिक नंबर में से माइनस करते हैं, तो 11/10 कितना हो गया 1.1 हो गया। इसी तरह से मैग्नीशियम कैटायन, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और इसके इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो 10 है। ठीक है, तो 12/10 कितना हो गया 1.2। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 13 - 3, इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 हो गया, तो इसके भी जो Z/E रेशो है वो कितनी है 1.3। ऊपर से नीचे अगर आप देखें तो Z/E रेशो इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी से लिखा गया है स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Z/E लार्जर इज साइज। ठीक है, तो इसका मतलब कि नाइट्राइड का Z/E रेशो इनमें जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन है इनमें सबसे कम है, तो इसलिए नाइट्राइड जो है सबसे बिगर इन साइज होना चाहिए। उसके बाद ये रेशो इंक्रीज कर रही है 0.8, 0.9, 1.1, 1.2, 1.3, 1 भी हो सकती थी अगर हम यहाँ पे नियोन ले लेते। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये 10 है, तो ये भी 10 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी 10 है, तो 10/10 ले लिया, तो ये कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 भी आ सकता था। तो सोडियम 1.1, मैग्नीशियम कैटायन की 1.2, एल्युमिनियम कैटायन की 1.3। तो जब हम रेशियो देख रहे हैं कि Z/E की इंक्रीज कर रही है, तो आयनिक साइज जो है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा। इसका मतलब नाइट्राइड इज बिगेस्ट इन साइज, एल्युमिनियम 3 इज स्मॉलेस्ट इन साइज। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दें कि इनका साइज कैसे डिक्रीज करता है, तो नाइट्राइड ग्रेटर देन ऑक्साइड, ग्रेटर देन फ्लोराइड, ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन मैग्नीशियम 2+, ग्रेटर देन एल्युमिनियम 3+, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछें तो एल्युमिनियम 3+ का साइज स्मॉलर देन मैग्नीशियम 2+, स्मॉलर देन Na+, स्मॉलर देन F नेगेटिव, स्मॉलर देन O2 नेगेटिव, स्मॉलर देन N3 नेगेटिव। आई एम वेरी श्योर कि आपको पता चल गया होगा कि आयनिक रेडियस आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मुझे 100% फेथ है, ट्रस्ट है कि ये आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। थैंक। तो बेटा हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आज हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन के साथ हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ाया था, तो आपको बताया गया था, यहाँ अब दोबारा से बताने जा रहा हूँ। जब आपके पास कोई न्यूट्रल गैशियस एटम होता है तो उसको आप बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई करते हैं ताकि वो कैटायन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और उसका जो मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाए। तो जो बाहर से आपने एनर्जी सप्लाई की, इसका
जो है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये एक गैशियस एटम है, इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वहाँ तक इफेक्टिवली नहीं पहुँच पा रहा, तो इसलिए वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। इस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को आप इस न्यूट्रल गैशियस एटम से बाहर निकाल रहे हैं, निकाल दिया, तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, तो उस एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये जो कि न्यूट्रल था, इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये कटायन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन from gaseous atom so as to convert it into gaseous cation is called as ionization enthalpy or energy. Ionization enthalpy को डेल्टा आई एच, आई का मतलब यहाँ पे आयनाइजेशन है, तो डेल्टा एच एंथैल्पी होता है, तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है। इसको डेल्टा आई एच के साथ भी लिखते हैं, या इसको सिंपली हम बहुत जगह पे आई ई के साथ, आयनाइजेशन एनर्जी के साथ लिखते हैं, या आई पी के साथ लिखते हैं, जिसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। इसके जो यूनिट्स हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, या किलो कैलोरी पर मोल है, या किलो जाउल पर मोल है। तो कई जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिखा हो सकता है, कई जगह पे किलो कैलोरी पर मोल लिखा हो सकता है, कई जगह पे किलो जाउल पर मोल लिखा हो सकता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है वो 23 किलो कैलोरी पर मोल के इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली 23.06 एग्जैक्ट वैल्यू। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है 23.06 किलो कैलोरी पर मोल है, या 96.49 किलो जाउल पर मोल के इक्वल होता है। ये कन्वर्जन आपने करनी नहीं है, बस आपको इनकी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। अच्छा, एक हाइड्रोजन गैस की हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी आयनाइजेशन पोटेंशियल यूज़ होता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लैब में करते हैं, तो नहीं, अब आप लोग नहीं करोगे अभी 12th स्टैंडर्ड में, वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये वेल टेस्टेड टेस्ट है जो लैब में किया गया। हाइड्रोजन गैस को ना लो प्रेशर पे एक डिस्चार्ज ट्यूब में ले लिया गया, हाइड्रोजन गैस को एक शीशे की ट्यूब में ले लिया गया, जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। उसमें से पहले हवा को बाहर निकाल देते हैं, सारी हवा वैक्यूम पंप की हेल्प से उस ट्यूब में से बाहर निकाल देते हैं, ट्यूब को खाली कर देते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को ले लेते हैं लो प्रेशर पे। ये लो प्रेशर बहुत ही लो होता है, 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो सकता है, या 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो सकता है। तो आप उसको हाई वोल्टेज अप्लाई करना शुरू करते हो, हाई नहीं छोड़ो, आप वोल्टेज अप्लाई करना शुरू करते हो। जब आप उसको 13.58 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई करते हो तो सडनली करंट के फ्लो में इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन एटम में से, हाइड्रोजन गैस के जो हाइड्रोजन एटम है उनमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट बाहर निकल गया। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.58 वोल्ट है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपने किलो जाउल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 96.49 से मल्टीप्लाई कर दो 13.58 को, तो ये आ जाएगा 1310.33 किलो जाउल पर मोल। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 33 भी याद करना है, तो इसका बस 1310 याद कर लीजिए। इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो जो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 1310 किलो जाउल पर मोल है। तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पता चल गया आपको। तो आयनाइजेशन एनर्जी में आप किसी भी न्यूट्रल एटम को कैटायन में कन्वर्ट कर देते हो। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो
तो जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है उसे फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी कहा जाता है। तो खैर एनीवे, जब भी आप न्यूट्रल गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसके लिए जो एनर्जी बाहर से आप सप्लाई करते हो उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, कुछ भी आप कह सकते हैं इसमें से। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी को IE, IP, डेल्टा IH किसी के साथ भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हमारे पास है सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पीज। तो किसी भी एटम में से पहला, दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको आयनाइजेशन इंथैल्पीज आयनाइजेशन इंथैल्पीज रिक्वायर्ड होती हैं उसको सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। ये न्यूट्रल एटम है, आप इसको आयनाइजेशन इंथैल्पी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये कैटायन बन गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो आपने पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाला, तो ये जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है इसे डेल्टा IH1, ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी। अब आप ये कैटायन पकड़ लो, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो ये जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करेंगे इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गया। तो इसका मतलब आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला, क्योंकि फर्स्ट यहाँ से निकाल चुके हो, फर्स्ट ये निकल चुका है, अब एक आपने और निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक ये और एक ये, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन इंथैल्पी चाहिए उसे डेल्टा IH2 के साथ लिखते हैं और इसे सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये M2+ है जो, इसमें से आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अब जो एक और इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल रहे हो, तो वो इलेक्ट्रॉन थर्ड है जो बाहर निकला है, तो इसे थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं और इसे डेल्टा IH3 के साथ लिखते हैं। तो इसका मतलब डेल्टा IH1 जो है फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है, डेल्टा IH2 जो है सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी है। हाँ जी, डेल्टा IH1 जो है फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है, डेल्टा IH2 जो है सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी है, डेल्टा IH3 जो है वो थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पीज। अब आप इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड कीजिए। द आयनाइजेशन इंथैल्पीज रिक्वायर्ड टू रिमूव, जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है टू रिमूव फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम। एटम गैशियस ही होना चाहिए, चाहे वो कैटायन भी बन जाए वो गैस की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो आपको आयनाइजेशन इंथैल्पी रिक्वायर्ड है उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। अब ये फाइंड आउट किया गया है कि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है डेल्टा IH3 सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा IH2 के, एज़ कम्पेयर टू डेल्टा IH1 के। तो हमारा अगला क्वेश्चन यही होने वाला है कि वाई थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी इज़ ग्रेटर दैन सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी इज़ ग्रेटर दैन फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो देखिए कि इसकी एक्सप्लेनेशन में हम क्या बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वाई थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी इज ग्रेटर दैन सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ग्रेटर दैन फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। मतलब कि थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सेकेंड से ज़्यादा है और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट से ज़्यादा है। तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी सेकेंड से क्यों ज़्यादा है और सेकेंड जो है वो फर्स्ट से क्यों ज़्यादा है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं।
ये एल्युमिनियम है, तो ये न्यूट्रल है, तो इसमें 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ये एल्युमिनियम प्लस बन गया। तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है 577 किलो जूल पर मोल है। तो जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो इसका एटॉमिक नंबर तो 13 है, तो प्रोटॉन तो 13 ही रहेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आपने एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस पे जाते हुए निकाल दिया बाहर। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल चुका है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 12। तो ये 13 प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जब एल्युमिनियम न्यूट्रल था तो 13 प्रोटॉन थे और 13 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो उनका इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन पे जितना होना चाहिए नॉर्मल सा उतना था। लेकिन अब क्या हुआ है कि एल्युमिनियम प्लस के केस में, ये एल्युमिनियम प्लस गैस जो आपने बनाया है, अब इसमें 13 प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर मैंने बताया था कि आप जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हो तो प्रोटॉन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता, तो प्रोटॉन का नंबर तो 13 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 12 हो गए। अब 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत इफ़ेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे कि इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करके एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल लेंगे। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है 1795 किलो जूल पर मोल है। तो आप देखिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी 577 थी सिर्फ, और सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी कितनी हो गई? 1795 किलो जूल पर मोल। बहुत ज़्यादा हो गई। इसका मतलब सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी इज़ मच ग्रेटर दैन फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब ये जब एल्युमिनियम 2+ बन गया तो इसमें प्रोटॉन का नंबर 13 ही है, 13 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर 11 हो गया। अब 13 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे कि एल्युमिनियम 2+ में से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करके ये थर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेंगे। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको आयनाइजेशन इंथैल्पी रिक्वायर्ड थी वो थी 2758 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड और फर्स्ट के। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी इज़ ग्रेटर दैन सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी इज़ ग्रेटर दैन फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एग्जाम्पल एल्युमिनियम की ली हुई है, न्यूट्रल एल्युमिनियम है, 13 प्रोटॉन है, 13 एटॉमिक नंबर है और 13 इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो एनर्जी उसके लिए रिक्वायर्ड है 577 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो ये एल्युमिनियम प्लस गैस बन जाता है। एल्युमिनियम प्लस गैस में प्रोटॉन तो 13 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगे। 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन को, सेकंड इलेक्ट्रॉन जो आप इसमें से निकालना चाहते हो उसको निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, ये एल्युमिनियम 2+ बन जाता है। लेकिन जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसके लिए 1795 है, जो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ग्रेटर है। अब ये जो एल्युमिनियम 2+ बन गया इसमें 13 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम न्यूट्रल के केस में जहाँ पे 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन थे। अब बताइए कि 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे कि 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को। ऑब्वियसली 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे कि इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन हम बाहर से हाई एनर्जी सप्लाई करेंगे और थर्ड इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देंगे। और जो थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो 5758 किलो जूल पर मोल है। इससे ये क्लियरली पता चलता है कि थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी इज़ ग्रेटर दैन सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी इज़ ग्रेटर दैन
फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये था आपका आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अभी कॉन्सेप्ट है, अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी के 2 लेक्चर्स और आएंगे। एक आएगा कि कौन कौन से फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, और एक आएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करती है। लेकिन आज के लिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन का कंसेप्ट और आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो कॉन्सेप्ट है, आई एम श्योर आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। सो वी कॉल इट अ डे। इन द केस you have a problem, you can ask me, you can call me, you can contact me on the telephone and ask me your problem, or by whatever mean you wanted to ask or you discuss the problem, you can discuss. You're most welcome. Thank you very much. We call it a day. Love you all, bacha. Thank you.